हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आज हम करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय या किसी यूनिवर्सिटी से आप डिफेंस बीए 4 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन तो आप यहां से मैच करने के लिए पूरी उम्मीद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आंसर की भी इसका अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पर। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ इसके PDF भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर आप कोई भी पेपर वहाँ सेंड कर सकते हो जिसका मैं आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरे वीडियो में कभी मैं लाइक और सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, तो लाइक और सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ आप लोग कर दिए होंगे। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। According to Kautilya, अर्थशास्त्र which of the following is not one of the four principles? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 4 प्रमुख नीतियों में से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है? गुप्तचर जासूसी अभियान यह नहीं है, सामदंड भेद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र टीचर्स that war should be undertaken only for the purpose of। कौटिल्य के अनुसार युद्ध केवल डैश के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, धर्म के उद्देश्य से किया जाना चाहिए युद्ध। द प्रिंसिपल ऑफ कन्या नयन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र रेफर्स टू द आइडिया दैट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कन्या नयन न्याय का सिद्धांत यह बताता है कि द स्ट्रॉन्ग डेवियर द वीक, शक्तिशाली कमजोर को खा जाता है। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र ए स्पाई इज प्राइमली एम्प्लॉयड टू। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर का मुख्य कार्य होता था गैदर एनिमी इंफॉर्मेशन, शत्रुओं की जानकारी इकट्ठा करना। When facing a stronger opponent, कौटिल्य अर्थशास्त्र सजेस्ट इनिशियली यूजिंग। जब सामने बड़ा दुश्मन हो तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार शुरू में अपनाने की सलाह देते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। What does the term मत्स्य नयन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र मीन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मत्स्य नयन न्याय शब्द का अर्थ है बिग फिश डिवोलिंग द स्मॉल फिश, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। सद्गुणा इन कौटिल्य अर्थशास्त्र रेफर्स टू। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सद्गुण किसे कहते हैं? 6 डिप्लोमेटिक मेजर्स, 6 कूटनीतिक उपायों को कहते हैं। कौटिल्य इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। कौटिल्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में का एक प्रारंभिक समर्थक माना जाता है, रियलिज्म का, यथार्थवाद का। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इज। कौटिल्य के अनुसार राजनीति का अंतिम लक्ष्य है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। कौटिल्य अर्थशास्त्र स्टेट दैट वॉर शुड बी यूज्ड एज एन ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध को राजनीति का डैश के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट, उपाय के रूप में यूज किया जाना चाहिए। इन डीलिंग विद द एनिमी अलायंस कौटिल्य एडवाइजेस किंग टू। शत्रु के गठबंधनों के मामले में कौटिल्य राजा को क्या सलाह देते हैं? ऑप्शन बी सो डिस्कोर्स्ड अमॉन्ग देम, उनमें फूट डालिए। सुन त्जू सेड दैट ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन। संतजू ने कहा है कि सभी युद्ध आधारित होते हैं डिसिप्शन पे, छल कपट पे। संतजू स्टेटेड इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ। संतजू स्टेटेड इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100। यदि आप दुश्मन को और खुद को जानते हैं तो आपको 100 के परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी बैटल, 100 लड़ाइयों की चिंता नहीं होनी चाहिए अगर अपने आपको और शत्रु को जानते हैं तो। अकॉर्डिंग टू संतजू द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज। संतजू के अनुसार युद्ध की सर्वोच्च कला है विन विदाउट फाइटिंग, बिना लड़ाई करे जीतने की। संतजू वार्न्ड दैट द वर्स्ट मिस्टेक अ जनरल कैन मेक इज अ। संतजू के अनुसार किसी सेनापति की सबसे बड़ी गलती हो सकती है प्रोलॉन्ग्ड साइज, लंबी घेराबंदी। If the enemy is stronger, संतजू advises generals to। यदि दुश्मन अधिक शक्तिशाली हो तो संतजू के अनुसार सेनापति को क्या करना चाहिए? रिट्रीट, पीछे हट जाना चाहिए। संतजू advises that one should disrupt the enemy plans by। संतजू सलाह देते हैं कि दुश्मन की योजनाओं को बाधित करने के लिए डैश करना चाहिए। Spreading discord among them, उनके बीच झगड़ा फैलाना चाहिए, फूट डालनी चाहिए। According to संतजू the best policy is to capture the enemy state intact, it should be destroyed। संतजू के अनुसार सबसे अच्छी नीति है दुश्मन को राज्य बिना हानि के जीतना, उसे तबाह कर देना। ऑप्शन ए कभी नहीं। संतजू advised that in battle one should be as adaptable as। संतजू ने कहा है कि युद्ध में इंसान को किसकी तरह अनुकूल होना चाहिए? ऑप्शन बी रिवर, नदी की तरह अनुकूल होना चाहिए, संतजू ने कहा है युद्ध में। Which of the following is not listed as a key virtue of the Journal of संतजू?
निम्नलिखित में से कौन सा गुण संतजू के मुख्य गुणों में से नहीं है? वेल्थ, धन। संतजू बिलीव डेट विक्ट्री मस्ट बी, संतजू का मानना था कि विजय होनी चाहिए। अचीव्ड बाई स्ट्रेटजी, रणनीति से अर्जित विजय होनी चाहिए। संतजू कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इन वॉर रेफर्स टू, संतजू के अनुसार युद्ध में स्वर्ग का अर्थ है टाइमिंग एंड वेदर, समय और मौसम से। क्लाउजविट स्टेटेड दैट वॉर इज, क्लाउजविट ने कहा है कि युद्ध है पॉलिटिक्स बाई अदर मीन्स, रणनीति का अन्य माध्यम माना है युद्ध को क्लाउजविट ने। क्लाउजविट टर्म फॉग ऑफ वॉर रेफर्स टू, क्लाउजविट टर्म फॉग ऑफ वॉर रेफर्स टू, क्लाउजविट के युद्ध का कोहरा से क्या अभिप्राय है? अनसर्टिनिटी इन वॉर, युद्ध की अनिश्चितता को बताता है फॉग ऑफ वॉर, युद्ध का कोहरा। क्लाउजविट्स वॉर ट्रिनिटी कंसिस्ट ऑफ द पीपल द मिलिट्री, क्लाउजविट की युद्ध त्रिमूर्ति में जनता, सेना और शामिल होते हैं। गवर्नमेंट, सरकार शामिल होती है, जनता शामिल होती है, सेना शामिल होती है युद्ध में। इन क्लाउजविट थ्योरी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फोर्स इज इट्स, क्लाउजविट के सिद्धांत में किसी सैन्य बल का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या दर्शाता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मुख्य शक्ति का स्रोत। क्लाउजविट यूज्ड द टर्म फ्रिक्शन टू डिस्क्राइब द वॉर, क्लाउजविट ने युद्ध में डैश को वर्णित करने के लिए घर्षण शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी, अनफॉर्सीन डिफिकल्टीज, अनपेक्षित कठिनाइयों को प्रदर्शन करने के लिए घर्षण फ्रिक्शन वर्ड का यूज किया है। एब्सोल्यूट वॉर अकॉर्डिंग टू क्लाउजविट डिफर्स फ्रॉम द रियल वॉर इन दैट रियल वॉर इज, क्लाउजविट के अनुसार पूर्ण युद्ध और असली युद्ध में अंतर यह है कि असली युद्ध डैश होता है कॉन्स्ट्रेंड बाई पॉलिटिक्स, राजनीति द्वारा नियंत्रित होते हैं युद्ध, ऐसा क्लाउजविट का मानना था। क्लाउजविट ने सीधे सीधे युद्ध को वार से रिलेट किया है। क्लाउजविट ने युद्ध को एक पॉलिटिक्स बताया है कि लोग अपने पॉलिटिक्स को अच्छा करने के लिए युद्ध करते हैं, ऐसा क्लाउजविट का मानना था। क्लाउजविट सेड दैट इफ वॉर वेयर रिमूव्ड फ्रॉम पॉलिसी इट वुड बिकम, क्लाउजविट ने कहा है कि यदि युद्ध को नीति से अलग कर दिया जाए तो वह बन जाएगा मीनिंगलेस, निरर्थक बन जाएगा अगर युद्ध को नीति से अलग कर दिया जाए। क्लाउजविट डिफाइंड विक्टोरी एज अ इम्पोजिंग वंस ऑन द एनिमी, क्लाउजविट ने युद्ध में विजय को अपने डैश को दुश्मन पर थोपने के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन सी, विल, अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोपने को ही युद्ध की परिभाषा बताई है क्लाउजविट ने। क्लाउजविट कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युलेटिंग पॉइंट ऑफ विक्टोरी रेफर्स टू द स्टेज एट विच, क्लाउजविट की विजय के उत्कर्ष बिंदु की अवधारणा उस स्थिति को बताती है जहां ऑफेंसिव कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू, आक्रमण जारी नहीं रह सकता, उस चीज को बताती है। कॉल्यूमेटिंग पॉइंट ऑफ विक्टोरी, विजय के उत्कर्ष बिंदु का मतलब है ऑफेंसिव कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू, आक्रमण जारी नहीं रह सकता इस पॉइंट के बाद। क्लाउजविट आइडेंटिफाइड करेज एंड मिलिट्री जीनियस एज अ क्रूशियल क्वालिटीज फॉर, क्लाउजविट ने साहस और सैन्य प्रतिभा को किसके लिए महत्वपूर्ण गुण बताया है? ऑप्शन बी, कमांडर, सेनापति के लिए करेज और मिलिट्री जीनियस, साहस और सैन्य प्रतिभा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लाउजविट वॉर इनहर्टनी इन्वॉल्व्स, क्लाउजविट के अनुसार युद्ध में स्वभावतः शामिल होता है प्राथमिक हिंसा, प्रीमोडियल वायलेंस होता है युद्ध में। माओ सेड पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, माओ सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, माओ सेड पॉलिटिकल पावर्स ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, माओ से तुम का कथन है राजनीति सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है का आशय है पावर कम्स फ्रॉम फोर्स, शक्ति बल से आती है। माओस थ्योरी ऑफ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर हैज 3 phases इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, माओ की दीर्घकालीन जन युद्ध की धारणा के अनुसार समय अनुक्रम में 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन बी, डिफेंसिव, स्टेलमेट, ऑफेंसिव, रक्षा, गतिरोध, आक्रमण। माओ लिंक्ड गुरिल्ला फाइटर्स टू डैश इन रिलेशन टू द सिविलियन पॉपुलेशन, माओ ने नागरिक आबादी के बीच गुरिल्ला सैनिकों की तुलना डैश से की है, फिश इन वाटर, पानी में मछलियों से की है गुरिल्ला सैनिकों की तुलना। माओ एडवोकेटेड दैट इन रेवोल्यूशनरी वॉर वन शुड बिल्ड स्ट्रेंथ इन द लेटर मूव टू द डैश। ऑप्शन बी, रूरल एरियाज एंड सिटी, ग्रामीण इलाकों और शहरों में। माओ एडवाइज दैट इफ एनिमी रिट्रीट्स गुरिल्ला फोर्सेस शुड, माओ से तुमने कहा है यदि दुश्मन पीछे हटता है तो गुरिल्ला सेनाओं को
परस्यू करना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए। इन माओ से गुरिल्ला स्ट्रेटजी विच ग्रुप इज सीन एज द मेन सपोर्ट फॉर रेगुलेशन। माओ से तुंग की गुरिल्ला रणनीति में क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन किस सामाजिक वर्ग का माना जाता है? ऑप्शन सी मिलिट्री ऑफिसर, सेना के अधिकारियों का। माओ से कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स वार प्राइमरी डिपेंड्स ऑन। माओ की जन युद्ध अवधारणा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी मास पॉपुलर सपोर्ट, जन समर्थन पे पीपल्स वार का कॉन्सेप्ट निर्भर करता है। माओ से तुंग डिस्क्राइब गुरिल्ला वॉरफेयर एज अ डैश वॉरफेयर। माओ से तुंग ने गुरिल्ला युद्ध को कौन सा युद्ध कहा है? ऑप्शन ए ग्रामीण युद्ध कहा है, रूरल युद्ध कहा है। माओ से प्रिंसिपल सजेस्ट गुरिल्ला शुड बिगिन विद अ स्ट्रेटजी एंड लेटर शिफ्ट टू एन डैश स्ट्रेटजी। माओ से तुंग का सिद्धांत बताता है कि गुरिल्ला सेनाओं को पहले डैश रणनीति अपनानी चाहिए और बाद में डैश रणनीति में शिफ्ट करना चाहिए। तो पहले उनको डिफेंसिव स्ट्रेटजी रक्षा करनी चाहिए, फिर आक्रमण ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। माओ से एम्फेसाइज दैट द आर्मी मस्ट मेंटेन स्ट्रॉन्ग डैश विद सिविलियंस। माओ से ने बल दिया है कि सेना को नागरिकों के साथ मजबूत डैश बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन सी रिलेशन, संबंध, अच्छे संबंध बनाने चाहिए गुरिल्ला सैनिकों को या फिर सेना को अपने नागरिकों से, या फिर गुरिल्ला सैनिकों को अपने नागरिकों से। अकॉर्डिंग टू माओ गुरिल्ला शुड अटैक द एनिमी व्हेन द एनिमी इज। गुरिल्ला माओ के अनुसार गुरिल्ला सेनाओं को दुश्मन पर तब हमला करना चाहिए जब दुश्मन हो थका हुआ, टायर्ड। BH Liddell is best known for advocating the strategy of in warfare. BH Liddell मुख्य रूप से युद्ध में डैश की रणनीति के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट अप्रोच, अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं BH Liddell. मेजर जनरल JFC फुलर was a pioneer in use of dash in modern warfare. मेजर जनरल JFC फुलर आधुनिक युद्ध में किसके डैश के उपयोग के लिए अग्रदूत थे। मैकेनाइज्ड आर्म फोर्सेस, यंत्रीकृत बख्तरबंद बल के यूज को इन्होंने बताया मेजर जनरल JFC फुलर ने। बोथ फुलर एंड लिटिल हार्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ डैश टैक्टिक्स। फुलर और लिटिल हार्ट दोनों ने डैश रणनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में इन दोनों लोग का, यंत्रीकृत युद्ध में BH लिटिल हार्ट और JS फुलर का योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। लिटिल हार्ट क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जनरल्स फॉर एम्फेसाइजिंग। लिटिल हार्ट ने प्रथम विश्व युद्ध के सेनापतियों की डैश पर जोर देने की आलोचना की है। ऑप्शन बी डायरेक्ट फ्रंटल असॉल्ट्स, प्रत्यक्ष मोर्चे पर हमले को इन्होंने इसकी आलोचना की थी। फुलर प्लान 1919 इवोनाइज्ड रैपिड यूज ऑफ टैंक्स टू अचीव। फुलर की योजना 1919 में तेजी से टैंकों के उपयोग से डैश हासिल करने की कल्पना की गई थी। फुलर की योजना 1919 थी, याद रखिएगा पहले तुम। फिर इसका निर्णायक सफलता से डिसिसिव ब्रेकथ्रो से रिलेटेड है। फुलर प्रिडिक्टेड दैट द फ्यूचर वॉर्स वुड बी सी इंक्रीजिंग डैश ऑफ आर्मीज। फुलर ने भविष्य की लड़ाइयों में सेना के बढ़ते यंत्रीकरण की भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन बी मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण की भविष्यवाणी की थी। लिटिल हार्ट अप्रोच टू मैकेनाइज्ड वॉरफेयर फेवर्ड। यंत्रीकृत युद्ध में लिटिल हार्ट का दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, गतिशीलता और लचीलापन को यंत्रीकृत युद्ध लिटिल हार्ट का फोकस करता है, फेवर करता है, प्राथमिकता देता है। जर्मन जनरल हिंज गुइडियन credited his blitzkrieg tactics to the influence of which British theorist? जर्मन जनरल हेनरिक गुडरियन ने ब्लिट्जक्रिग रणनीति के विकास में किस ब्रिटिश विचारक को प्रभावी माना है? ऑप्शन बी BH लिटिल हार्ट। तो BH लिटिल हार्ट ने ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स अपनाई थी, इसको दिया था इन्होंने। तो ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स किससे संबंधित है? BH लिटिल हार्ट से। फुलर बिलीव दैट द टैंक शुड रिप्लेस एज द प्राइमरी स्ट्राइकिंग फोर्स। टैंक प्राथमिक हमले वाले बल के रूप में डैश की जगह लेंगे। कैवलरी, घुड़सवार सेना। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंस बिटवीन फुलर एंड लिटिल हार्ट अप्रोच टू मैकेनाइज्ड वॉरफेयर। इनमें से कौन सा कथन फुलर और लिटिल हार्ट की रणनीति में अंतर दर्शाता है? ऑप्शन ए फुलर एम्फेसाइजेस मास टैंक, लिटिल हार्ट एम्फेसाइजेस मोबिलिटी एंड इनडायरेक्ट टैक्टिक्स।
फुलर ने बड़े पैमाने पर टैंकों पर जोर दिया है। लिटिल हार्ट ने गतिशीलता और अप्रत्यक्ष रणनीति पर जोर दिया है। लिटिल हार्ट indicates indirect approach. Little Heart indirect approach advocated attacking the enemy's dash rather than the its strong points. Little Heart का अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण दुश्मन के डैश पर हमला करने की सलाह देता है, ना कि उसके मुख्य किले पर। ऑप्शन ए वीकनेस, कमजोरियों पर हमला करने की सलाह देता है, ना कि उसके मुख्य किले पे या फिर उसकी शक्तियों पे हमला करने की सलाह नहीं देते हैं लिटिल हार्ट। Alfred Thayer Mahan argued that national greatness and power depends on राष्ट्रीय महानता निर्भर करती है। एल्फ्रेड महान थायर महान ने कहा है कि राष्ट्रीय महानता और शक्ति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी नेवी एंड मैरीटाइम कॉमर्स, नौसेना और समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। थायर का ऐसा मानना था, महान बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज वन ऑफ एल्फ्रेड महान 5 की फैक्टर्स ऑफ सी पावर्स। एल्फ्रेड महान के सामुद्रिक शक्ति के 5 प्रमुख कारण में से कौन सा है, कारकों में से कौन सा है। एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, क्षेत्रफल को बढ़ाना। इन विच बुक डिड एल्फ्रेड महान एलोबरेट हिज थ्योरीज ऑन सी पावर। एल्फ्रेड महान ने सामुद्रिक शक्ति पर अपने सिद्धांत किस पुस्तक में दिए हैं। ऑप्शन ए द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव। महान बिलीव दैट कंट्रोल ऑफ वाज एसेंशियल टू अ नेशन सी पावर। महान का मानना था कि राष्ट्रीय समुद्रिक शक्ति के लिए किसका नियंत्रण अनिवार्य है। ऑप्शन बी की पॉइंट्स, प्रमुख बंदरगाहों का पर नियंत्रण होना चाहिए अगर नेशंस को सी पावर अपना मजबूत करना है। समुद्री शक्ति बढ़ानी है तो की पोर्ट्स, प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण आवश्यक है, ऐसा महान का मानना था। अकॉर्डिंग टू महान अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ नेशंस। महान के अनुसार एक मजबूत नौसेना को राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी ओवरसीज कॉमर्स, विदेशी व्यापार होना चाहिए अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी करना चाहते हो। महान asserted that land power is best compared to sea power for a maritime nation. महान ने कहा है कि समुद्री राष्ट्र के लिए भूमि शक्ति की तुलना में समुद्री शक्ति द्वितीयक है, सेकेंडरी है। महान ने ऐसा कहा है कि अगर समुद्री राष्ट्र के लिए भूमि शक्ति की तुलना में सामुद्रिक शक्ति जो है वह सेकेंडरी पे आती है। अगर पहले पे भूमि, सेकेंड पे द्वितीयक पे समुद्र पे कब अपना नियंत्रण बनाना, ऐसा महान ने सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मानी है इसको। महान emphasized that importance of building a strong dash to safeguard overseas commerce. महान ने विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी, नौसेना बनाने पर भी महत्व दिया है। According to महान, which geographic factors enhance sea power? महान के अनुसार किस भौगोलिक कारक से समुद्री शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन ए लंबी तटरेखा से, लॉन्ग कोस्ट लाइन से भौगोलिक कारक से समुद्री शक्ति बढ़ेगी। लंबी तटरेखा रहेगी तो शक्ति उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। महान आर्ग्यूड दैट कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल सीज लेन्स गिव्स अ नेशन, समुद्री मार्गों का नियंत्रण। महान ने तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों का नियंत्रण एक राष्ट्र को देता है इकोनॉमिक एडवांटेज, आर्थिक लाभ देता है। महान बिलीव दैट यूनाइटेड स्टेट्स शुड बिकम अ पावर। महान का मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को डैश बनना चाहिए। ऑप्शन बी वैश्विक वर्ल्ड। महान कंसीडर्ड विच वाटरवे विचुअल फॉर कंट्रोल बिटवीन ओशियंस, महासागरों के बीच नियंत्रण के लिए महान ने किस जलमार्ग को महत्वपूर्ण माना है। पन्नामा नहर को महत्वपूर्ण माना गया है। डाउटे डूहे आर्ग्यूड दैट whoever controls dash will control the war. डूहे का तर्क था कि जो भी इस पर नियंत्रण करेगा युद्ध पर इसका नियंत्रण होगा। अगर जो भी एयर, वायु पर अपना नियंत्रण करेगा उसी पे उस युद्ध का नियंत्रण वही कर सकता है, युद्ध पर उसी का नियंत्रण रहेगा, वही युद्ध में जीतेगा, ऐसा डूहे का मानना था। बिली मिशेल फेमसली स्टेटेड दैट, बिली मिशेल ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि बॉम्बर्स विल ऑलवेज गेट
थ्रो, बॉम्बर हमेशा लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ऑप्शन बी। डूहे एयर पावर थ्योरी एम्फेसाइज टारगेटिंग टू ब्रेक एनिमी मोराल। डूहे की वायु शक्ति सिद्धांत में दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए किस पर निशाना बनाने पर जोर दिया गया था। ऑप्शन सी। पॉपुलेशन, नगरीय आबादी पे आक्रमण करने को डूहे ने कहा था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बिली मिचेल आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिली मिचेल ने एक स्वतंत्र डैश के निर्माण की वकालत की थी। एक स्वतंत्र एयरफोर्स, वायुसेना के निर्माण की वकालत की थी मिचेल ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। विलियम मिचेल डिमॉन्स्ट्रेटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ डैश टू अटैक बाई सिंकिंग द ऑस्टफैशियस लैंड। विलियम मिचेल ने ऑस्टफिसलैंड को डुबाकर डैश की वायु हमले के प्रति असुरक्षा को दिखाया था। बैटलशिप, लड़ाकू जहाज को डुबा दिया था। बिली मिचेल इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द। बिली मिचेल को अक्सर डैश का जनक माना जाता है। मॉडर्न एयरफोर्स, आधुनिक वायुसेना का जनक माना जाता है बिली मिचेल को। डूहे बिलीव दैट द डिसिसिव फैक्टर इन मॉडर्न वार वुड बी। डूहे का मानना था कि आधुनिक युद्ध में निर्णायक कारक होगा स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन सेंटर्स। नगर के केंद्रों पर सामरिकी बमबारी करना ही युद्ध का निर्णायक तरीका है। द टाइटल ऑफ डूहे इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन एयर इज। डूहे की वायु शक्ति पर प्रभावशाली पुस्तक का शीर्षक है कमांड ऑफ एयर, वायु का नियंत्रण। डूहे की बुक का नाम है कमांड ऑफ एयर, वायु का नियंत्रण। डूहे प्रिडिक्टेड दैट इन द फ्यूचर डैश वुड बिकेम ऑब्सोल्यूट। डूहे ने भविष्य के डैश के अप्रचलित हो जाने की भविष्यवाणी की थी। आर्मी, सेनाएं, भूमि सेनाओं के अप्रचलित होने की बात कही थी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। Which 1921 tested demonstrated the effectiveness of air power against warships। 1921 के किस परीक्षण में वायु शक्ति की युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावकारिता दिखाई गई है। मिचेल डिमॉन्स्ट्रेशन, मिचेल के प्रदर्शन पे। मिचेल एडवोकेसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लीड टू द क्रिएशन ऑफ विच ब्रांच। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिचेल की वकालत से किस शाखा की स्थापना हुई थी। एयरफोर्स की, वायुसेना की स्थापना मिचेल के वकालत करने के बाद ही हुई थी। मिचेल के एडवाइस के बाद ही वायुसेना एयरफोर्स का गठन हुआ था। वाई हराकावी रोट अबाउट एक्सटेंसिवली। यह हराकावी ने व्यापक रूप से के बारे में लिखा है। न्यूक्लियर स्ट्रेटजी एंड डिटरेंस, परमाणु रणनीति और निरोध के बारे में वाई हराकावी ने लिखा है। जॉन फोस्टर डुलेज डॉक्ट्राइन ऑफ मैसिव रिटेलिएशन मीन्स दैट एनी कम्युनिस्ट एग्रेशन वुड बी मीट विथ। जॉन फॉस्टर डॉस की भारी प्रतिक्रिया नीति का मतलब था कि किसी भी साम्यवादी आक्रमण का प्रत्युत्तर से दिया जाएगा। न्यूक्लियर अटैक, परमाणु हमले से उसका जवाब दिया जाएगा। डुलेज पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप इन्वॉल्व्ड। डॉस की ब्रिंकमैनशिप नीति में शामिल था थ्रेटनिंग न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध की धमकी। आंद्रे ब्यूफ्रे एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर टू। आंद्रे ब्यूफ्रे ने सीमित परमाणु युद्ध की अवधारणा का समर्थन किया है ताकि प्रिवेंट अ लार्जर वार, एक बड़े युद्ध को रोका जा सके। आंद्रे ब्यूफ्रे ने लिमिटेड वार को सपोर्ट किया है, उसका समर्थन किया है, क्योंकि ताकि वो चाहते थे ये प्रिवेंट अ लार्जर वार, एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा कहा था, इसका समर्थन किया था। हराकावी डिस्टिंग्स डिटरेंस बाय डिनायल एंड डिटरेंस बाय पनिशमेंट। डिटरेंस बाय डिनायल मीन्स, हराकावी ने निषेध द्वारा निरोध और दंड द्वारा निरोध को अलग किया है। निषेध द्वारा निरोध का मतलब बताइए। ऑप्शन बी, वीकेंड द एनिमी एबिलिटी टू अटैक, दुश्मन की आक्रामक क्षमता को कम करना। इजराइल पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर ओपेसिटी मीन्स, इजराइल की परमाणु अस्पष्टता नीति का अर्थ है नाइदर कंफर्मिंग नॉर डिनाइंग पोजेशन, दावा ना करना। यमेडी मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इम्प्लाइज दैट। मैड का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आपसी सुनिश्चित विनाश का अर्थ है
बोथ साइड हैव एनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। दोनों पक्षों के पास एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। डुलेस न्यू लुक पॉलिसी फेवर्ड। डॉल्स की न्यू लुक नीति ने किस पर महत्व दिया है? ऑप्शन ए मैसिव न्यूक्लियर डिटरेंस, भारी परमाणु निरोध पर महत्व दिया है डुलेस का पॉलिसी, इनकी नीति। जॉन फॉस्टर ड्यूले सर्व एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर विच यूएस प्रेसिडेंट। जॉन फॉस्टर डॉल्स किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में विदेश सचिव थे? डिवाइट आइजनहावर थे के अंदर यह सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी। एंड्रे ब्यूफ्रे राइटिंग इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डैश इन फ्रेंच न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। आंद्रे ब्यूफ्रे की रचनाओं ने फ्रांसीसी परमाणु रणनीति के विकास को प्रभावित किया है। फ्लेक्सिबल रिस्पांस, लचीला प्रत्युत्तर की। महात्मा गांधी एडवोकेटेड पीस थ्रू। महात्मा गांधी ने डैश के माध्यम से शांति की पैरवी की थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा के माध्यम से। गांधी सेड एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड डैश। गांधी जी ने कहा है आंख के बदले आंख रखने से सारा विश्व हो जाएगा ब्लाइंड, अंधा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी इंडिया स्ट्रेंथ लाइज प्राइमरली इन इट्स। गांधी जी के अनुसार भारत की ताकत का मुख्य आधार है विलेजेस, गांव। गांधी हेल्ड दैट लास्टिंग पीस कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू। गांधी का मानना था कि अस्थायी शांति केवल डैश के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, नॉन वायलेंस, अहिंसा के माध्यम से। नेहरू बिलीव दैट नेशंस सिक्योरिटी डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री पावर एंड। नेहरू जी का मानना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य शक्ति के साथ और डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। विच प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ नेहरूज पंचशील 5 प्रिंसिपल्स। पंचशील का कौन सा सिद्धांत शामिल है? ऑप्शन ए सॉवरेन इक्वलिटी, संप्रभुता के परस्पर सम्मान। नेहरू स्टेटेड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स। नेहरू ने कहा था भारत का भाग्य डैश में गढ़ा जा रहा है, विलेजेस, गांव में गढ़ा जा रहा है भारत का भाग्य। अकॉर्डिंग टू गांधी द ट्रू मेजर ऑफ अ नेशन सक्सेस इज। गांधी के अनुसार किसी राष्ट्र की सफलता का सही पैमाना है वेलफेयर ऑफ इट्स पुअरेस्ट, सबसे गरीब की भलाई। नेहरू एम्फेसाइज्ड एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ क्रूशियल फॉर। नेहरू ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को डैश के लिए जरूरी माना है, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए। गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय रेफर्स टू। सर्वोदय का मतलब होता है, गांधी जी का सर्वोदय अवधारणा का अर्थ है अपलिफ्ट ऑफ ऑल, सभी का उद्धार करना, सभी को आगे लेकर चलना। नेहरू कंसीडर द प्लानिंग कमीशन एसेंशियल फॉर। नेहरू ने योजना आयोग को डैश के लिए आवश्यक माना है, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन को आवश्यक माना था। नेहरू बिलीव्ड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर। नेहरू ने कहा है कि सुरक्षा और विकास हैं वन एंड द सेम, एक ही चीज है। अंतरराष्ट्रीय अमॉन्ग द पंचशील प्रिंसिपल ऑफ नेहरू, पंचशील में से सिद्धांतों में से शामिल है। ऑप्शन बी नॉन इंटरफेरेंस, गैर दखल। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेहद मेहनत से इन क्वेश्चंस को आप लोग के लिए लाया गया है। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी डिफेंस स्टडीज़ की पढ़ाई नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने कराया है, बेहद मुश्किल से क्वेश्चंस को निकाला गया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अच्छा खासा लाइक और सब्सक्राइब किया भी तो एक तो वीडियो और आप लोग के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, और नहीं करोगे तब भी किए जाएंगे, और करोगे तब भी किए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के। जय हिंद।